हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम बेहतरीन, एकदम ज़बरदस्त, एकदम लाजवाब, एकदम शानदार होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी अपनी क्लास के साथ। और आज वर्णमाला का पार्ट 4 है, यानी आज मेरे दोस्त वर्णमाला को हम पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके होंगे। सभी को गुड आफ्टरनून है, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार। तो प्यारे दोस्त, जुड़ेंगे आज अपनी कक्षा से। तो आज इस कक्षा में मेरे दोस्त जितने भी आप लोगों के सारे डाउट हैं, जितने भी सभी डाउट हैं, वो सारे डाउट आज इसी कक्षा में लास्ट है, ये समझिएगा, ये वाली कक्षा वर्णमाला की। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आप बेफिक्र रहिए। ठीक है ना? तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। संयुक्त व्यंजन में हमने जो पढ़ लिया था, पार्श्विक व्यंजन तक, काकल्लीय वर्ण तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो है हम संयुक्त व्यंजन से आगे शुरू करते हैं। अब आप कहोगे सर संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी? जो वर्ण, परिभाषा देखो, संयुक्त से ही बोध हो रहा है आप लोगों का क्या, कि जो वर्ण दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। जो वर्ण दो विभिन्न विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं, योग से मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उन्हें संयुक्त व्यंजन व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज आगे आती है बात। अब इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या दोस्त, जहां पर ट्रिक का इस्तेमाल होगा वह ट्रिक आपको दी जाएगी। आप निश्चिंत रहे, आप बिल्कुल टेंशन न। ठीक है, आगे। इनकी संख्या 4 होती है, 4 होती है। और जितने भी बच्चे, प्यारे दोस्त, आप लोगों को बता दूं कि कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कल, कुछ बच्चों के ऐसे कमेंट थे कि जिसको देख करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही ऊर्जा मिली। जैसे कि अभी बच्चे ने कमेंट किया है मेरे दोस्त के, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस केवल आप अपने कंटेंट को जबरदस्त करके लेकर के आ रहे हैं, हमारे लिए वही बेहतर है। भाई भाई बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे देखो, इनकी संख्या 4 होती है। अब 4 कौन कौन से होते हैं दोस्त, आपको ध्यान में रखना है। देखिएगा, 6 क्षत्रिय होगा, 3 त्रिशूल होगा, यह ज्ञानी होगा, और एक होगा मेरे दोस्त आपका श्रेय, ये वाला। अब मैंने आप लोगों से अभी अभी बताया था कि ये दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर बनते हैं। आप कहोगे दो विभिन्न वर्णों के योग से मिलकर कैसे बनेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए, 6 क्षत्रिय कै धन क्षय के योग से मिलकर बनता है। इसी पर आधारित एक प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिला है। कौन सा वाला? जो अभी मैंने बताया था, एक आपको कराया भी था कि स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो क्या बनता है, वो संयुक्ताक्षर बनता है, संयुक्त बनता है। ये पॉइंट याद रखना। दूसरी चीज अगर मैं बात करता हूं त्रय त्रिशूल की, वो तय धन रै के योग से मिलकर बनेगा। यह ज्ञानी जय धन अय के योग से मिलकर बनेगा। और श्रेय जो है वो सय धन रै के योग से मिलकर बनेगा। इन्हीं को मेरे दोस्त संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, और ये संयुक्त व्यंजन 4 होते। ठीक है, अधिकतर क्लियर है इतनी बात यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। एक बार मुझे यहां तक थम्सअप कर दीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आप लोगों का थम्सअप आ जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ये संयुक्त व्यंजन है, ये हैं आप लोगों के संयुक्त व्यंजन। मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों को मैं, प्यारे दोस्तों, यूपी पुलिस और यूपी एसआई, देखो यूपी एसआई को डीप पढ़ना चाहिए, दोनों की कक्षा एक है, तो उसी के आधार पर मैं डीप लेकर के जा रहा हूं यूपी एसआई का। और आप कांस्टेबल को आराम से निकाल सकते हो जब आप डीप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको सामान्य भी मिलेगा और आपको विशेष भी मिलेगा, दोनों चीजें मिलेंगी, तो आप बिल्कुल फतेह हासिल करोगे, ये मेरा वादा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया संयुक्त व्यंजन। आगे आती है उत्क्षिप्त व्यंजन की बात।
सर जी उत्क्षिप्त व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर, क्या बनेगी? जिन वर्णों का, देखो मैं परिभाषा इसलिए देता हूं मेरे दोस्त क्योंकि परिभाषा अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है, और अभी 2021 और 2017 का जो यूपीएसआई का पेपर हुआ और जो आपके विगत पुलिस के पेपर हुए हैं उनमें भी आप लोगों से परिभाषा पूछी जाती है। किसी में अगर परिभाषा शिफ्ट में नहीं पूछी है तो उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिया, हो सकता आपके परिभाषा पूछ ले, भाई कुछ भी परिवर्तन हो सकता, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ते चलेंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। बाकी जिम्मेदारी मेरी है, उस जिम्मेदारी को मैं बखूबी निभा रहा हूं। मैंने कहा जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर, जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है, तुरंत प्रयोग करके देख लेना परिभाषा, तुरंत नीचे गिरती है, नीचे गिरती है, उसे उत्क्षिप्त, उसे उत्क्षिप्त या फिर द्विगुण, ध्यान देना इसके कितने नाम होते हैं ये देखते रहना आप लोग, उसे उत्क्षिप्त या फिर मेरे दोस्त द्विगुण या फिर मेरे दोस्त ताड़नजात, ताड़नजात या फिर मेरे दोस्त फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन, फेंका हुआ व्यंजन कहते हैं, कहते। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई होगी। इनकी संख्या 2 होती है, इनकी संख्या 2 होती है, संख्या 2 होती है, ठीक है। अब इनकी संख्या 2 होती है, कौन कौन से होते हैं आप देखोगे जब, एक तो होता है ढ़ और एक होता है ये ढ़। आप इसका उच्चारण करोगे जो ऊपर परिभाषा लिखी है, सेम वही मेरे दोस्त, उसी के हिसाब से आप लोग इसको उच्चारित कर सकते हो। देखो मैंने कहा जीभ ऊपर उठेगी और तुरंत नीचे गिरेगी, ऊपर उठेगी, अपने आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, जो परिभाषा दी है उसी के अनुसार दोस्त आप लोगों को ये परिभाषा लिखाई गई है, एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। आगे देखो इसके बाद मेरे दोस्त आप लोग, हाँ एक पॉइंट और आता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन से संबंधित अगर प्रश्न बन सकते हैं हमारे तो वो कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को भी विशेष तरीके से ध्यान में आप लोगों को रखना है। वो क्या ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, देखिए ये रहे, मैंने कहा किसी भी शब्द की शुरुआत में उत्क्षिप्त व्यंजन प्रयोग नहीं होता है, ध्यान देना मेरी बात पर। मैंने कहा कि किसी भी शब्द की शुरुआत, अगर किसी शब्द की शुरुआत होगी तो उसमें उत्क्षिप्त व्यंजन शुरू में नहीं आएगा। देख सकते हो जैसे ढोलक है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है मेरे दोस्त। डमरू है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन आपका नहीं है। ये आप लोगों का ट ठ ड ढ, ये आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन है। कैसा है? ये आप लोगों का मूर्धन्य व्यंजन है दोस्त। आगे दिया है द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। जो आपके द्वित्व व्यंजन होते हैं, इसकी भी मैं आप लोगों को परिभाषा बताऊंगा कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। मैं बता दूं आप लोगों को कि द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है कि जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो, पॉइंट, विशेष मुख्य बिंदु है, ठीक है। जब दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आप देख सकते हो दो समान व्यंजन हैं, इनके बीच में कोई भी स्वर नहीं है, उसी को ही द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ऊपर जो आप लोगों के लिए लाइन लिखी हुई है, एक बात ध्यान रखना यहां पर, क्या कि द्वित्व व्यंजन में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। यह भी आप लोग मुख्य बिंदु याद रखेंगे। आगे दूसरा, अंग्रेजी के शब्दों में उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता। दोस्त आप देख सकते हो, मैंने कहा आप लोगों का कि अंग्रेजी के जो शब्द हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अंग्रेजी के जो शब्द हैं जैसे वर्ड है, रिकॉर्ड है, इन शब्दों में भी आप लोग उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते, उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। और ये ट है, ये ठ,
के तुरंत पहले या तुरंत बाद अगर अनुस्वार हो, अनुस्वार का कार्य कौन करता है, ये वाला, ये करता है, हो तो उत्क्षिप्त व्यंजन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपके सामने लिखा है ग्राउंड, जैसे आपके सामने क्या लिखा है, ग्राउंड। इतनी बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? इतनी बात एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से, एकदम बेहतर, कि हाँ भैया जी क्लियर हो गई इतनी बात। बात बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? सर आप ऐसा पढ़ा रहे हैं जिसमें बुक को टच करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैंने अनेक बुक देखी थी, उसमें अलग अलग तरीके से हर एक बुक में अलग अलग मिला, लेकिन आपने एक ही जगह उसको दे दिया। थैंक यू भाई, बहुत बहुत थैंक यू मेरे दोस्त। इतनी बात सबको समझ में आ गई? एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा, क्योंकि आप लोगों का कहना रहता है कि भैया जी स्पीड से मत चल। देखिएगा अगर और कुछ बच्चों का कहना रहता है कि सर पीपीटी से ना पढ़ाओ, हाथ से लिखो। देखो दोस्त, अगर मैं हाथ से लिखूंगा ना तो 1 घंटे में मेरे दोस्त वर्णमाला के 5-6 पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि 5-6 पार्ट हो, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि कंटेंट मिले आपको, बेस्ट मिले, बस आपका उद्धार हो, बस इतना ध्यान, इतना ध्यान मैं आप लोगों को रखना चाहता हूं, और यही मेरा प्रयास है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, ये क्लियर, उत्क्षिप्त व्यंजन की बात आप लोगों की क्लियर हो गई। नेक्स्ट आता है द्वित्व व्यंजन। नेक्स्ट क्या आता है मेरे दोस्त, आगे आप लोग द्वित्व व्यंजन को पढ़ेंगे। सर द्वित्व, द्वित्व मतलब 2 बार व्यंजन का आना, अर्थात परिभाषा क्या बनेगी, जब परिभाषा बनेगी आप लोगों की, जब 2 समान व्यंजनों के बीच, जब 2 समान, जब 2 समान व्यंजनों के बीच, जब 2 समान व्यंजनों के बीच, के बीच 2, जब 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर, कोई स्वर न हो, कोई स्वर न हो, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। मैंने क्या कहा आप सभी विद्यार्थियों से, कि 2 समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो। आप कहोगे कि सर 2 समान व्यंजन कैसे? मान लीजिए अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से सत्ता कह दूं, देख लीजिएगा, एक तय ये बन गया और एक तय ये बन गया, ये दोनों के दोनों क्या हैं, समान व्यंजन है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, समान व्यंजन है। लेकिन इन दोनों के मध्य में क्या नहीं है दोस्त, आपका स्वर नहीं। इन दोनों के मध्य में क्या नहीं है मेरे दोस्त, स्वर नहीं है। उसी को ही मेरे वीर हम लोग क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और उदाहरण अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो आप देख सकते हो, जैसे ये दिया सत्ता, जैसे ये दिया धक्का, यहां देखिए तय व्यंजन, तय व्यंजन, यहां देखिए कै व्यंजन, कै व्यंजन, यहां डे व्यंजन, डे व्यंजन, तय व्यंजन, तय व्यंजन, लय और लय व्यंजन, यहां भी लय व्यंजन, लय व्यंजन। सब में देख सकते हो 2 समान व्यंजन होंगे, परंतु किसी भी प्रकार से आप लोगों को मेरे दोस्त स्वर का प्रयोग नहीं होगा। उसे ही मेरे दोस्त क्या कहते हैं, हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उज्जवल आ जाएगा आप लोगों का, कट्टा आ जाएगा, क्या धटे टया, पक्का आ जाएगा, इस तरीके से और भी शब्द, बच्चा आ जाएगा, इस तरीके से और भी शब्द बन जाएंगे। एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा, मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी आ जाएगा, है ना, इस तरीके से आ जाएंगे। आप लोग एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा मेरे दोस्त कि हाँ जी भैया जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई। हम एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ भैया जी इतनी बात सबकी समझ में आ गई हमारे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उज्जवल में दोनों जे आधे बनते, ध्यान रखना, दोनों जे आधे बनते शुद्ध वर्तनी के रूप में। ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा। एप्लीकेशन में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट लेने की सुविधा नहीं है दोस्त। सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, मेरे 35 में से 36 नंबर थे हिंदी में यूपी पुलिस में। भाई थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू। चलिए आगे देखो अगला पॉइंट।
आगे क्या कह रहा, अयोग वहा। अब आती है सर आगे बिंदु आता है आप लोगों का अयोग वहा। ए और योग और वहा, इसका अर्थ क्या होता है? जो वर्ण ए के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं। परिभाषा देखिए क्या है, जो वर्ण ए के योग से बने हैं, ए के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं। व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, किंतु व्यंजन के लिए अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें अयोग वहा व्यंजन, अयोग वहा व्यंजन या असंगत व्यंजन, असंगत व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? ये ध्यान देना आप लोग इधर, कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आप लोगों के, एक तो होगा अंग और एक होगा मेरे दोस्त आहा। इससे संबंधित एक प्रश्न आता है। क्या आता है प्रश्न ये आता है मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने कहा कि प्रश्न ये आता है मेरे दोस्त आप लोगों के इस तरीके से आता कि अंग और आहा की अगर मैं बात करूं, ये है, ये किसका कार्य करता है? ये दोस्त मेरे आपका अनुस्वार का कार्य करता है। और ये जो है आप लोगों का, ये किसका कार्य करता है? ये विसर्ग का कार्य करता है। किसका? विसर्ग का कार्य मेरे दोस्त ये करता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, क्लियर भी हो गई मेरे दोस्त, बहुत बेहतर तरीके से। इसमें प्रश्न आता है कि अंग और आहा किसका कार्य करता है? विकल्प में मिलेगा आपको अनुस्वार और विसर्ग का, अन्य 3 विकल्प और मिलेंगे, अन्य 3 विकल्प और मिल जाएंगे आप लोगों को। तो इस बात को भी आप लोगों को विशेष तरीके से दिमाग में रखना है और ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? ये पॉइंट भी आपको मुख्य बिंदु आप लोगों का होगा। ठीक, एक बार थम्स अप करेंगे, यहां तक क्लियर हो गई हो? एक बार थम्स अप करेंगे दोस्त, क्लियर हो गई हो तो बात? आज जितना भी कंफ्यूजन है ना, लास्ट में सारा समाप्त कर दूंगा, आप बेफिक्र रहना। जितना भी कंफ्यूजन है सारा समाप्त कर दूंगा, बेफिक्र रहना। जितने भी आप लोगों के प्रश्न है ना, वो सब मेरे दोस्त मैंने नोट किए हैं तीनों वीडियो को देखने के बाद कि आपके दिमाग में क्या बात चल रही है क्या नहीं, उस सारी चीजें मैंने आज की वीडियो में समाप्त करूंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, चलिए, क्लियर, अच्छी बात है। आगे आगे अगर बढ़े प्यारे दोस्त, आप लोगों को मैं बता दूं, एक आगत व्यंजन आप लोगों ने देखा होगा। क्या देखा है मेरे दोस्त? आगत व्यंजन देखा होगा, ठीक है। आप कहोगे सर आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन कौन से होते हैं दोस्त? वह होते हैं ये, इनका जो प्रयोग होता है अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। इनका प्रयोग, हालांकि जोड़ते नहीं है इनको, अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है। अरबी फारसी शब्दों में किया जाता है, किया जाता है। ठीक, आप कहोगे सर कौन कौन से होते हैं? एक होगा आप लोगों का ज़ै जिसके नीचे नुक्ता लगेगा, एक होगा आप लोगों का फै जिसके नीचे दोस्त नुक्ता लगेगा। ये ज़ै और फै, ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आपका आगत व्यंजन हो जाए। ये दोनों के दिनों मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? आप लोगों का आगत व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा आपका। और इनका प्रयोग अरबी फारसी शब्दों में देखने के लिए मिलेगा आप लोगों को। जोड़ते नहीं है इसमें, इनको जोड़ते नहीं है, ये विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है दोस्त इतनी बात यहां तक? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार। भाई देखो, मैं धीरे इसलिए चल रहा हूं मेरे दोस्त, जिससे आप लोग इसको नोट कर सको अपनी कॉपी में। ठीक है, अगर आपको नोट करने वाली
बात है आती है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से विशेष तरीके से ध्यान आप लोगों को। ठीक है भाई, आगे देखो। इसके बाद आप लोगों ने परिभाषा देखी होगी सर जी, एक आता है बलाघात, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, स्वैराघात। इसी को ही हम क्या बोलते हैं दोस्त, स्वैराघात। क्या बनेगी, बलाघात क्या होता है, क्या होता है बलाघात? शब्द बोलते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर। शब्द बोलते समय, शब्द बोलते समय, बोलते समय अक्षर विशेष पर, अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय, वाक्य बोलते समय, बोलते समय शब्द विशेष पर, शब्द विशेष पर जो बल दिया जाता है, जो बल दिया, जो बल, बल मतलब जो जोर लगता है। ठीक है ना दोस्त, मैंने कहा कि शब्द बोलते समय अगर कोई हमने शब्द बोला, ठीक है, या कोई हमने अक्षर, अगर कोई शब्द बोला तो किसी अक्षर पर बल दे दिया ज्यादा, या किसी वाक्य बोलते समय किसी शब्द पर बल दे दिया ज्यादा, जोर दे दिया, जोर से बोल दिया, है ना। तो जो बल दिया जाता है, बल दिया जाता है, उसे बालाघात या स्वराघात कहते हैं। उसे बालाघात से बालाघात या स्वराघात कहते हैं, बालाघात कहते हैं। एक विशेष मुख्य बिंदु इसमें लिख लेना, वो क्या है दोस्त, आप लोगों का मुख्य बिंदु वो ये है कि इसका प्रयोग कहाँ होता अधिकतर। बालाघात का प्रयोग कविता हो या आपका मेरे दोस्त क्या हो, भाषण हो, आप लोगों का गीत हो, है ना, प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कविता, कविता, भाषण, कविता, भाषण, गीत में, गीत में क्या करने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए, प्रभाव पैदा करने के लिए बालाघात का प्रयोग होता है। बालाघात का प्रयोग होता है। देखो, आपसे केवल प्रश्न में कितना पूछ सकता, बस इतना ही पूछ सकता, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा, इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनेगा। ठीक है, मैंने कहा आप लोगों से कि मेरे दोस्त, मैंने कहा इसका प्रयोग कविता, भाषण, गीत। भैया अगर हम कोई भाषण बोल रहे हैं, अगर कोई भाषण बोल रहे हैं तो हम अगर किसी शब्द पर ज्यादा बल देंगे, ज्यादा जोर देंगे उच्चारण करते समय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस तरीके से, तो भाई वो क्या कहलाएगा आपका, वो बलाघात कहलाएगा। जिस शब्द पर बल देंगे या किसी स्वर पर बल देंगे, या ना बलाघात या स्वराघात, कहीं पर स्वर पर भी बल दे देंगे, कहीं शब्द पर, पूरे शब्द पर बल दे देंगे। तो एक इस विशेष मुख्य बिंदु को आप लोगों को ध्यान में रखना है भाई। ये प्रश्न आप लोगों से बन जाएगा एग्जाम में, बस इतनी लाइन आ जाएगी, इतनी कितनी कि कविता या भाषण या गीत में या कविता में या भाषण में प्रभाव पैदा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से बताओ। विकल्प रहेगा कौन सा आप लोगों को, विकल्प मिलेगा अनुतान, विकल्प मिलेगा बालाघात, विकल्प मिलेगा आपको कोई अन्य विकल्प मिल जाए क्या, 12 खड़ी, या इनमें से कोई नहीं। अब 4 ऑप्शन हैं आप लोगों के, उन चारों ऑप्शनों में से आप लोगों को बताना है दोस्त कि क्या आप लोगों का उत्तर सही। तो इसको भी आपको विशेष तरीके से दिमाग में रखना। ठीक है, बालाघात की परिभाषा आप अपने दिमाग में रखना भाई, पूछ सकता है एग्जामिनर, पूछ सकता है दोस्त अपने आप एग्जाम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, कोई शब्द हो, देखो दिया ना, बोलते समय किसी शब्द पर अगर हम ज्यादा जोर दे दे,
ज्यादा जोर देते हैं, किसी वर्ण पर ज्यादा जोर दे दें, अक्षर पर, वो दिया है, ठीक है नहीं, तो उसी को ही कहते हैं हम बलाघात। जैसे देखा होगा ना आप लोगों ने, मंत्र पढ़ते ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा, जोर देते हैं ना, ये तो बलाघात का कार्य करता है, वही तो दोस्त बलाघात का कार्य करता है, ये विशेष ध्यान रखना। आगे अगला पॉइंट, आगे बिंदु क्या होगा आपके मेरे दोस्त, आगे अनुतान आता है, 12 खड़ी आता है ना, इससे पहले आप 12 खड़ी देख लीजिए, ठीक है, इससे भी प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो 12 खड़ी किसे कहते हैं ये भी ध्यान में रखना, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं, क्या बनेगी परिभाषा, किसी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं रीरी को छोड़कर अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को क्या बोलेंगे, किसी भी व्यंजन के साथ, भाई कोई भी व्यंजन हो, किसी भी व्यंजन के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन के साथ रीरी को छोड़कर, ये वाला रीरी को छोड़कर, रीरी को छोड़कर क्या करना है मेरे दोस्त, विसर्ग और अनुस्वार के साथ लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, ठीक है, किसी भी व्यंजन के साथ रीरी को छोड़ करके या व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं कर दो, ऐसे करके कर सकते हो इसको, किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं ऐसे करके लिख दो, स्वरों की मात्राएं ही तो आएंगी, स्वरों की मात्राएं, स्वरों की मात्राएं रीरी को छोड़कर, रीरी को छोड़कर, यहीं पर लिख दे रहा हूं, रीरी को छोड़कर, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को, और विसर्ग के साथ लिखने को, लिखने को 12 खड़ी कहते हैं, 12 खड़ी कहते, ठीक है दोस्त। आप कहोगे सर कैसे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है क्या, कि बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, मैंने कहा किसी भी व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राएं हों आप लोगों की, स्वर की मात्राएं कौन कौन सी, भाई स्वर कौन कौन से, ए है, आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ठीक है, और रीरी को छोड़ देना है बस, ए से एड़ी, आई से एनक, ओ से ओखली, औ से औरत, केवल रीरी को छोड़ देना है, और उसके बाद क्या लेना है हमें, ये विसर्ग और अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। अब इसके स्थान पर हमें क्या लेना, इनकी तो सिर्फ हमें क्या प्रयोग करनी है, मात्राएं प्रयोग करनी है, ठीक है जी, इसकी मात्रा केवल क है, तो कोई भी व्यंजन हो वो केवल और केवल मेरे दोस्त एक के प्रयोग में आएगा, ठीक है दोस्त। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मान लीजिए भाई व्यंजन कोई सा भी ले लो, ऐसा नहीं कि मैं कै ले लूं, ठीक है, ऐसा नहीं मेरे दोस्त कि मैं कई व्यंजन ले लूं, कोई से व्यंजन ले लूं, जो आपकी मर्जी बोले ले सकते हो, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, ठीक है, जैसे मैंने कै व्यंजन ले लिया, तो कै में क्या गया, ए, फिर आगे आ की मात्रा लगी हुई है, मैंने आ लिख दिया, फिर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, मैंने कै पर छोटी ई की मात्रा लगा दी, फिर बड़ी ई की मात्रा है तो मैंने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, छोटे ऊ की मात्रा तो छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, बड़े ऊ की मात्रा तो बड़े ऊ की मात्रा लगा दी, एक मात्रा है सिंगल तो एक मात्रा लगा दी, डबल मात्रा है तो मैंने कै पर डबल मात्रा लगा दी, फिर उसके बाद एक मात्रा है ओ की तो वो लगा दी, फिर उसके बाद मेरे दोस्त क्या लगा दी, ऊपर कौ लगा दिया, फिर उसके बाद उसने क्या कहा था, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग को लिखने पर, विसर्ग को के साथ लिखना, तो उसको 12 खड़ी कहते हैं। आप इन सभी को गिन सकते हो, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, 12 खड़ी में 12 ही मेरे दोस्त वर्ण होते हैं आप सभी विद्यार्थियों के सामने।
आप सभी विद्यार्थियों के सामने हैं। आप देख सकते हो जो मैंने बताया, ऐसा नहीं कि मैं कह ही लूं, भैया कोई भी व्यंजन ले लो, ख ले लो, च ले लो, ट ले लो, प ले लो, घ ले लो, बहुत 40 व्यंजन होते हैं आपके, कुल 40 होते हैं। कैसे होंगे वो भी बताऊंगा, बेफिक्र रहो। पहले 39 थे, अब 40 हो गए। ठीक है, उसको मेरे दोस्त कह सकते हो। क्लियर? क्लियर है दोस्त, इतनी बात यहां तक। देखो जो ऊपर लिखा सेम वही है कि किसी भी व्यंजन के साथ, व्यंजन ये रहा, स्वरों की मात्राएं ये रही आप लोगों की, ये सब मात्राएं लगाई मैंने, रिरी को छोड़ करके, री से रिरी को छोड़ देंगे बस, केवल अनुस्वार और विसर्ग के साथ लिखने को बाराखड़ी कहते हैं। अनुस्वार ये रहा, विसर्ग ये रहा, व्यंजन के साथ लिखा उसी को बाराखड़ी कहते हैं। खत्म, समाप्त बात। उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो गई। उम्मीद है वीर आप सभी विद्यार्थियों को एकदम क्लियर हो गई है। बात क्लियर? बात क्लियर दोस्त? एक बार थम्स अप प्लीज करेंगे आप सभी विद्यार्थियों से चाहूंगा। आप सर बहुत डीप पढ़ा रहे, वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बिल्कुल आप निश्चिंत रहे। मैंने कहा आप लोगों से कि जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इस जिम्मेदारी को मैं बखूबी तरीके से आप लोगों के सामने निभा रहा हूं। बाराखड़ी में मात्रा आज समझ में आई है मेरे। भाई वाह, क्या बात है। थैंक यू दोस्त, थैंक यू। चलिए आगे देखो, इसके बाद आता है आप लोगों का अनुतान। आप कहोगे सर अनुतान किसे कहते हैं? ठीक है ना दोस्त, तो देख लीजिएगा। अनुतान, जब आप थम्स अप करते हो मैं जब ही आगे बढ़ता हूं, ठीक है, इस विशेष बात को ध्यान में रखना आप सभी विद्यार्थी। मैं तभी आगे बढ़ता हूं जब आपका थम्स अप आ जाता है। बेफिक्र रहिए, आपसे मैंने वादा किया हुआ है, तो आपसे वादा ये पूरा करके दिखाऊंगा। आप इसका परिणाम परीक्षा फल में देखना, बाकी और कुछ नहीं। बस एक ही शब्द कहूं। वर्तमान में प्यारे दोस्त बुखार चल रहा है मुझे, आप जानते ही हैं, और लेकिन फिर भी आप लोग बेफिक्र रहें, कक्षा तो होगी ऐसे ही जैसी होती। ठीक है, चलिए। अनुतान, इसका अर्थ क्या होता है? भाषा के बोलने में जो उतार चढ़ाव का क्रम होता है, भाषा के बोलने में, भाषा के बोलने में, बोलने में जो उतार चढ़ाव, जो उतार चढ़ाव अर्थात आरोह अवरोह की बात हो रही है, उतार चढ़ाव का बोध होता है, बोध होता है, उसे अनुतान कहते हैं, उसे अनुतान कहते हैं, अनुतान कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी अनुतान में इसका प्रयोग कहां पर होगा? आप कहोगे सर कि अनुतान में इसका प्रयोग कहां पर होगा? दोस्त आप विशेष ध्यान रखना, यहां पर अनुतान में हर्ष, जहां हर्ष होगा, जहां खुशी होगी, जहां शोक होगा, जहां आश्चर्य मेरे दोस्त होगा, जहां क्या होगा? आश्चर्य मेरे दोस्त होगा, वहां किसका प्रयोग होगा? अनुतान का प्रयोग घृणा का, तिरस्कार आदि भाव को व्यक्त करने के लिए, है ना। घृणा हो या तिरस्कार हो, तिरस्कार हो, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, आदि भावों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए अनुतान का प्रयोग किया जाता, अनुतान का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है दोस्त, आप कहोगे सर कैसे प्रयोग होगा? आप कहोगे सर कैसे प्रयोग होगा? मैंने सिर्फ आपसे इतनी बात कही कि भाषा को अगर हम भाषा को बोल रहे हैं, ठीक है, तो बोलने में जो उतार चढ़ाव होगा, जैसे किसी शब्द को मेरे दोस्त उतार चढ़ाव करेंगे, है ना, किसी शब्द को मेरे दोस्त उतार चढ़ाव में करेंगे, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अनुतान का प्रयोग करेंगे। जैसे हर्ष हो, खुशी हो, शोक हो, घृणा हो, आश्चर्य हो, इसका प्रयोग करने में आता। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर कह दूं, क्या क्या आप, क्या आप आ रहे हैं? क्या आप आ रहे हैं?
आ रहे हैं, और बाद में क्या है मेरे दोस्त, एक तो प्यार से बोल दिया, एक प्यार से बोल दिया, और एक कहीं पर शब्द को खींच करके बोल दिया, कहीं किसी शब्द को खींच करके बोल दिया। यहां पर मेरे दोस्त किसका प्रयोग कर रहे हैं हम? फिर आप अनुतान का प्रयोग कर। अनुतान में बस केवल इतना ही होता है। हां, देखो, क्या आप आ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछा, मैंने कहा फोन करके, क्या आप आ रहे हैं, आपने प्रति उत्तर दिया क्या? हां, मैं आ रहा हूं। हां, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं। समाप्त। हां, मैं आ रहा हूं। ना, मैं ना आ रहा, मैं ना आऊंगा। एक ये भी होता। मैंने कहा शब्दों का उतार चढ़ाव, भाषा की हमारी, एक प्रकार से ये समझ लीजिएगा कि व्यवहार, हम अपने शब्दों को दूसरे के सामने कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं, वो हम हर्ष के हिसाब से रख सकते, शौक के, आश्चर्य, घृणा या तृष्णा, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है दोस्त, क्लियर है? एक बार थम्स अप कर देंगे प्लीज, एक बार थम्स अप कर देंगे प्लीज, एक बार थम्स अप कर देंगे दोस्त, जल्दी से फटाफट, जल्दी से थम्स अप करेंगे दोस्त, फटाफट एकदम थम्स अप करेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ता हूं मैं अगले पॉइंट पर। आगे अगला बिंदु आता है, मुख्य बिंदु चल रहे हैं आप लोगों के सभी, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है। ये मिटाया नहीं है मैंने, कभी सोचो मिटा दिया, पीछे है ये स्लाइड कॉपी की, देख सकते हो, ये रहा, इसको लिखना है लिख लीजिएगा। यहां तक थम्स अप कर। तिरस्कार में आता हट, दूर, ये तिरस्कार, दूर हो मेरी नजरों के सामने से, इस तरीके से तिरस्कार कर देते हैं जिसका, उसको कहते हैं। ठीक है वीर, नेक्स्ट, इसके बाद आता है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं, एक जो मुख्य बिंदु आता है, ये प्रश्न मैंने देखा है आप लोगों का, कि बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं? बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन, बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन। थोड़ी सी कक्षा आज लंबी चल जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोस्त इसके बाद कोई कक्षा आपकी होती नहीं है, ठीक है, इसीलिए आज वर्णमाला को समाप्त कर देंगे। इससे संबंधित मैं प्रश्न भी लेकर के आया हूं आज की कक्षा में आप लोगों के लिए, बेफिक्र रहना। ठीक है दोस्त, आज की कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न भी लेकर के आया हूं। ठीक दोस्त, आगे देखो, मैंने कहा कि बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कौन से होते हैं सर? एक तो होता है डह, और खड़ी पाई कैसे होती, को किसे खड़ी पाई कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊं। देखो, खड़ी पाई होती मेरे दोस्त, ये एक डंडा, ये एक डंडा जो होता है ये खड़ी पाई होती, ये एक जो डंडा होता है ये खड़ी पाई होती है। और जिसमें ये डंडा नहीं होता वही मेरे दोस्त क्या कहलाते हैं? बिना खड़ी पाई वाले व्यंजन कहलाते है। आ जाएगा, है आ जाएगा, है आ जाएगा, इसमें तो नहीं है डंडा, है, द्विगुण व्यंजन आ जाएंगे दोनों के दोनों। एक रे आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा आपका? रे आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा आपका? दे आ जाएगा। बाकी सब में तो, बाकी सब में तो सर खड़ी पाई होती है ना। समझ में आ रही ना बात? क्लियर हो रही बात? एकदम क्लियर है ना मेरे दोस्त बात? आगे देखिएगा। अब आप कहोगे सर कि हमसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, देखो ये प्रश्न 2017 वाले में मैंने देखा था, इसीलिए आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप निश्चित तौर पर रहिएगा, बेफिक्र रहिए। अगर मैं आपसे कह दूं कि उसमें प्रश्न पूछा था कि खड़ी पाई को हटा करके शब्द का संयुक्त रूप लिखिएगा, कैसे लिखेंगे आप? इस तरीके से प्रश्न था। क्या था? खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई मतलब खड़ा डंडा जो होता है वो, खड़ी पाई को हटाकर, हटाकर शब्द का संयुक्त रूप लिखिए, शब्द का संयुक्त रूप, संयुक्त रूप लिखिए। तो दोस्त आपको मैं बता दूं, कुछ शब्द दूंगा, उनको आप लोगों को खड़ी पाई हटा करके लिखना है। ठीक है ना दोस्त? जैसे मैं कह दूं आप लोगों से, ये छज्जा, ये रहा छज्जा, ठीक है दोस्त। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से सलोक, सलोक,
जैसे मैं कह दूं आप लोगों से खयाती, खयाती, इस तरीके से विकल्प भी दिए थे उसमें, लगन, लगन, मगर हमें कच्चा, हमें क्या है, हमें खड़ी पाई को हटा करके शब्दों को लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देख लीजिएगा। छज्जा में क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, है भी आता है, हाँ है भी आता है। जैसे में देखो आपके सामने आ जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से, ये देखो आधा जय बन जाएगा। इसकी हट गई क्या मेरे दोस्त, खड़ी पाई, खड़ा डंडा हट गया। श्लोक, ये हट गई मेरे दोस्त खड़ी पाई। शुरू में ही खयाती, आधा खे, ये आ तय, ऐसे। लग्न, सेम उदाहरण मेरे दोस्त ये देखे थे मैंने उसमें, इस तरीके से। कच्चा, इस तरीके से। तो बिना खड़ी पाई वाले, मैंने फिर से मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ये प्रश्न मैंने देखा तभी मैंने आप लोगों का उठाया, ठीक है। कि खड़ी पाई को हटा करके शब्द का संयुक्त रूप हम कैसे बनाएंगे। तो खड़ी पाई को हटा करके, तो खड़ी पाई कैसे, ये एक डंडा होता है खड़ी पाई, मैंने आपको बता दिया था। जहां पर खड़ी पाई वाले व्यंजन जो नहीं है, अगर कोई और रह गया हो तो उसको लिख लेना, ठीक है, समय पर याद नहीं आता है। तो ये चीजें आप लोगों को मेरे दोस्त बताई गई। तो इतनी बात सभी की समझ में उम्मीद करता हूं आ गई होगी। आगे प्यारे दोस्त बढ़ते हैं। एक बार मुझे यहां तक थम्सअप करके बता देंगे कि हाँ भैया जी, हम खड़ी पाई वाले व्यंजनों को आराम से लिख लेंगे। जैसे धवनी लिख दूं मैं, धवनी, है ना, तो क्या लिखेंगे हम इसको, ध्वनि लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम इसको, ध्वनि लिख देंगे, ठीक है। प्यास आता, प्यास, मैं ऐसे लिखूं प्यास, इसको प्यारे दोस्त हम आधा पै और ये आ से खड़ी पाई बना हटा करके हम लोग लिख सकते। क्लियर भी, एक बार प्लीज थम्सअप कर देंगे, फिर मैं आगे बढ़, एक बार प्लीज थम्सअप कर देंगे, ठीक है इतनी बात या ना, ठीक है इतनी बात या ना। लेकिन देखो ये छज्जा वाला जो है ना, ये अपवाद में आता है, बीच में आता है, लेकिन खड़ी पाई जो है शुरू में ही प्यारे दोस्त लगता है, इसको हटा देना इसमें, ठीक है। लेकिन अपवाद में दिया था बुक में भी, ये छज्जा अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो इसको, ठीक है, अलग लिख दी। बस इतना ध्यान रखना, खड़ी पाई का मतलब होता है दोस्त आपका कि एक खड़ा डंडा, उसको हटा करके लिख, ठीक है, अच्छी बात है। आगे थम्सअप आगे आपका। अब देखिएगा आगे आता है आप लोगों का कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है सर हमारा, ठीक है। और एक आता है प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है सर हमारा। तो दोस्त आपको मैं बता दूं, घोष का जो अर्थ होता है, इसका इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है आवाज। क्या अर्थ होता है, आवाज। एक तो आप लोगों से प्रश्न इसमें यह बन सकता है एक तो ये प्रश्न बन सकता है, लगन वाला सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लगन वाले को भी अलग कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। खड़ी पाई का मतलब होता है कि एक डंडे को हटाना है, बस हमें उसका संयुक्त रूप लिखना है, उसी को ही कहते हैं। बेफिक्र रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बुक में दिए थे उदाहरण, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। अब बुक जब बनी हुई है तो गलत तो बनी हुई ना होगी मेरे दोस्त, मैं भी बुक से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, घोष का मतलब होता है आवाज। एक तो इस आधार पे आ सकता है कि घोषत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया, दो। एक जो बन सकता है आप लोगों का, वो क्या बनेगा, एक ये बनेगा नाद के आधार पर, किसके, नाद के आधार पर, आधार पर। और एक बनेगा आपका किसके आधार पर, स्वर तंत्रिका के आधार पर। एक किसके आधार पर बनेगा ये प्रश्न, स्वर तंत्रिका के आधार पर, आधार पर। एक प्रश्न इस तरीके से बन सकता, तब भी आपको लगाने हैं दो ही, तब भी आप लोगों को क्या लगाने हैं, दो ही। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई यहां पर, इतनी बात क्लियर हो गई यहां पर। इन दोनों को इसमें से हटा दो, चाहे तो आधे वाले ही ले लो इसमें, है ना। यहां पर इन दोनों को हम किस में रख सकते हैं, द्वित्व व्यंजन में भी रख सकते हैं, द्वित्व व्यंजन में भी हम लोग इसको रख सकते हैं, इसको भी हम द्वित्व व्यंजन में रख सकते हैं, लेकिन
प्रयोग करके खड़ी पाई में उदाहरण दिए थे ये, तो इसलिए आप लोगों को मैंने दिए। बेफिक्र रहो, खड़ा डंडा हटाना होता खड़ी पाई में, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, मेन मुख्य बिंदु मेरा यह था कि आपको बस केवल समझाना था कि खड़ी पाई कैसे हटती है, किसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर। घोष और सघोष की अगर मैं बात करूं तो सर जी, हमसे पूछा जाए नाद के आधार पर, नाद का अर्थ क्या होता है सर हमारा दोस्त, मेरे मेरे वीर, नाद का अर्थ भी मेरे दोस्त आवाज ही होता। नाद का जो अर्थ होता है दोस्त, वो आवाज ही होता है आप लोग। ठीक है दोस्त, अब देखिए इसकी परिभाषा क्या बनेगी, चाहे घोष आ जाए चाहे सघोष आ जाए, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, क्या है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन हो, स्वर तंत्रिका में कंपन हो। एक तो ये परिभाषा आप लोगों की हो गई, दूसरी क्या होगी, अथवा में, अथवा, एक तो ये परिभाषा हो गई, दो तरीके से आ सकती, ये बात ध्यान रख ले। ठीक है, लगन को कैसे रख सकते हैं द्वित्व में, सॉरी, अच्छा लगन भी लग दिया क्या मैंने, ओहो हो, लगन को नहीं रखना, सॉरी, लगन को नहीं रखना। ऐसे शब्द जो समान व्यंजनों के आएंगे, ऐसे शब्द, मैंने सोचा कि ये इसमें भी गे बना हुआ है, बस ऐसे शब्द। ठीक है, कोई नहीं। हाँ, मैं कहना चाह रहा था जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में क्या हो मेरे दोस्त, कंपन हो। आप कहोगे सर कैसे सर, यहां देख सकते हो, एक तो ये परिभाषा हो गई, दूसरी क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाद के उपयोग से होता है, क्या है, जिन वर्णों का, ऐसे परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण केवल नाद के द्वारा होता है, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सघोष या अघोष कहते, उन्हें सघोष या अघोष, सॉरी, घोष व्यंजन कहते हैं, घोष व्यंजन कहते। क्लियर है दोस्त, क्लियर है मेरे दोस्त, इतनी बात यहां तक समझ में आ गई, क्लियर हो गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कही है आप लोगों से कि भैया जी, आपको मैंने कहा ये आपका जो प्रश्न है ये नाद वाला, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया था। ये जो नाद वाला प्रश्न है दोस्त, ये आपकी परीक्षा में नहीं पूछा गया था। ठीक है ना, तो प्रदीप गुप्ता मेरे दोस्त, वो 46 कुल होते हैं, लेकिन दोस्त 43 मुख्य रूप से माने जाते हैं, तो आपको अब 43 ही लगाने हैं। ठीक है दोस्त, कामता प्रसाद के। हाँ जी, नाद का जो अर्थ होता है वो होता है आवाज। क्या होता है, आवाज। ठीक है, नाद का अर्थ होता है क्या मेरे दोस्त, आवाज होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आप कहोगे सर इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, अगर मैं सघोष और अघोष की, सघोष और घोष की बात करता हूं, तो प्रत्येक वर्ग का 3 4 5, प्रत्येक वर्ग का। आप कहोगे भैया जी कि 3 4 5 क्या होता है, भैया जी आपको मैंने जो स्पर्श व्यंजन लिखा है ना 25, उन स्पर्श व्यंजनों में 25 में तीसरा चौथा पांचवा, कै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, चय वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, है ना, और टय वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और आपका क्या है, तय वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, और आपका पै वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। यही मेरे दोस्त आप लोगों के सघोष और घोष होते हैं, जो कि आपके सामने प्रत्यक्ष हैं, देख सकते हो।
तीसरा, चौथा, पांचवा, और सभी स्वर आते हैं आप लोगों के जो द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और द्विगुण व्यंजन भी इसी के अंतर्गत आएंगे, अर्थात ये वाले ढ़ और ये वाला ढ़। ठीक, अंतस्थ व्यंजन अर्थात य, रे, ल और व, ये भी इसी में आएंगे, और ऊष्म व्यंजन का जो है होता है ना आपका, वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। ऊष्म व्यंजन का जो है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की? एकदम बेहतर तरीके से एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए, एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा यहां तक, एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिएगा यहां तक दोस्त। ठीक है, कै वर्ग है 3 4 5, देख सकते हो, च वर्ग 3 4 5, कोशिश कर रहा हूं जल्दी हो जाए। कै वर्ग है 3 4 5, तय वर्ग है 3 4 5, पै वर्ग है 3 4 5। आप लोग देख सकते हो ये आपके प्रत्येक वर्ग का 3 4 5। एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिए, एक बार मुझे थम्स अप कर दीजिएगा प्लीज मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखो, यहां तक क्लियर सभी विद्यार्थियों का हो गया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ रहा हूं अघोष की तरफ। सर जी, अघोष किसे कहते हैं? अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन न हो। क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में स्वर तंत्रिका में, स्वर तंत्रिका में कंपन ना हो, कंपन है हो। एक तो ये परिभाषा हो गई, दूसरी क्या होगी सर? दूसरी क्या होगी? अथवा। अथवा में होगा जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के, जिन वर्णों के उच्चारण, उच्चारण में केवल, केवल श्वास की आवश्यकता हो, केवल श्वास की आवश्यकता होती है, केवल श्वास की आवश्यकता होती है, होती है। दोस्त, ये जो नीचे वाली परिभाषा है ना, ये आप लोगों की यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछी गई थी, वहां से उठाई ये वाली परिभाषा, ये आपके एग्जाम में ना पूछ। अघोष वाली जो परिभाषा है, यहाँ केवल श्वास की आवश्यकता होती है, वो दोस्त आपके अघोष होते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है, ये ध्यान में रखना है। देख सकते हो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों श, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों से इसके अंतर्गत आप लोगों के आते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी कै और ख, च और छ, ट और ठ, त और थ, प और फ, ये आ गए प्रत्येक वर्ग का, और तीनों से आप लोगों के आ गए। तो 5, 2, 2 दिए हैं, 2 पंजे 10 और 3 कितने हो गए मेरे? 13। बात समझ में आ गई? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई है ना सबकी? मैंने कहा केवल और केवल, हा को छोड़ के, हा नहीं आएगा इसमें, इसमें नहीं आएगा हा, हा आएगा सघोष में, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, यह भी ध्यान रखना। ठीक है, ये देखो इनको जोड़ लेना, 3, 3 पंजे 15, तो ये हो गए मेरे दोस्त आप लोगों के, और 11 स्वर जोड़ देना। ठीक है, और 4 अंतस्थ व्यंजन जोड़ देना आप लोग, और 1 जोड़ देना है, 1 जोड़ देना है, काउंट कर। ठीक है, और आगे अगर मैं बात करता हूं, आपका प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण आता है आप लोगों का। देखो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अभी कक्षा तो है आप लोगों की, अभी और कुछ भी है बताने के लिए, मैं बता रहा हूं। कल टॉपिक तो मेरे दोस्त रहेगा आप लोगों का, क्योंकि अब आगे क्लास है, स्टूडियो खाली भी नहीं है। ठीक है, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को कल प्राणत्व के आधार पर। और एक सबसे ज्यादा विशेष आपका जो वो है विकल्प, कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि भैया अब हिंदी वर्णमाला में हम कितने
स्वर और अक्षर लगाएंगे। तो मैं इसके लिए भी जवाब दे दूं, आपको अब हिंदी वर्णमाला में अगर क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या अगर आप लोगों से पूछेगा, तो आपका जवाब दोस्त 53 होगा। 52 एक जोड़ देना है आप लोगों को, और वो किसके अंतर्गत आता है, आपको जोड़ करके जो जिसमें जोड़ना है आपको, वो आता है आप लोगों का मेरे दोस्त किसके अंतर्गत, 53 जोड़ने, 53 होते हैं, ये बात ध्यान रख ले। ठीक है। अगर आप लोगों की बात आती है कि स्वर हम कितने लगाएंगे, तो दोस्त देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के आधार पर आप लोग अगर कुल स्वरों की बात करूं मैं, जो परीक्षा 2000 अभी हुई है 24 में, उसमें भर्ती बोर्ड ने 13 माने हैं, लेकिन हिंदी में स्वर जो हैं वो 2017 की जो परीक्षा यूपीएसआई की है, इसने 11 उसमें स्वर माने हैं। ये प्रश्न वाकई विरोध उत्पन्न करने वाला है सभी विद्यार्थियों के दिमाग में। तो इसके लिए आप लोगों को एक मैं बात बताता हूं, क्योंकि फॉर्म तो आप लोगों ने ही भरा था, हमने तो फॉर्म भरा नहीं है मेरे दोस्त। तो जब ये प्रश्न था 13 वाला, उसको 13 माना गया था, तो आप लोग मेरे दोस्त इस प्रश्न पर कोर्ट केस जा सकते थे कि उस पिछली वाली भर्ती में आप लोगों ने इसमें 13 क्यों उसमें 11 मान रखे हैं, इसमें आप लोग 13 मान रहे हो, इसका कारण क्या है हमें बता दीजिए। ठीक है। तो ये वो विवादित क्वेश्चन है आप लोगों का। यूपी पुलिस में 13 माने अभी जो वर्तमान में हुई है, लेकिन अब हिंदी में जो यूपीएसआई की 2017 वाली है उसमें 11 माने हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन में नहीं, उसमें सगोस में 11 ही करेंगे हम, वो 11 ही माने जाते, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना, अगर भाई आगे को भविष्य में हमसे ये स्वरों वाला प्रश्न पूछता है, अगर वो 13 और 11 में से इन दोनों में से अगर हमने 13 लगाया विकल्प में और उसने 11 मान लिए, तो हम इस पर कोर्ट केस कर सकते हैं। ये आप लोग बता रहे हैं, आपके लिए कह रहा हूं मैं, आप इस क्वेश्चन पर कर सकते हैं क्योंकि आप उसके पात्र हैं। आप इस सबूत को दिखा सकते हैं, इसकी आंसर की को दिखा सकते हैं। तो आप संदेह जो है आप लोगों का उम्मीद करूंगा बिल्कुल दूर हो गया होगा। ठीक है। लेकिन ये 53वां जो है एक वर्ण जो है जोड़ लिया गया है, ये केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा से जोड़ा गया है। इस पे बिल्कुल ये तो बिल्कुल सही है एकदम। ठीक है दोस्त, इतना विशेष तरीके से ध्यान रखना। ठीक है। बाकी कल डिस्कस करूंगा, बाकी जो रहा पार्ट वो कल बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। विशेष तरीके से कल एकदम बढ़िया क्लियर कर दूंगा आप सभी को। नमस्कार, धन्यवाद। कल टॉपिक रहेगा संधि का, लेकिन पहले इसको पूरा करूंगा फिर उसके बाद संधि पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए, नमस्कार, धन्यवाद।